गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हम 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, नाउन वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया, उसके बाद नंबर्स वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, प्रोनाउन। जैसा कि आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे, हिंदी सब्जेक्ट में भी प्रोनाउंस को पढ़ चुके होंगे कि अगर नाउन के प्लेस पे हम कोई वर्ड यूज़ कर सकते हैं तो हम उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे नाउन हमारे नेमिंग वर्ड है, अगर नेमिंग वर्ड के प्लेस पे अगर उसको रिप्लेस करने के लिए जो वर्ड हम यूज़ करेंगे वो हमारा प्रोनाउन वर्ड होगा। जैसा कि चैप्टर में आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो इस पैराग्राफ को स्टडी करके हम अच्छे से प्रोनाउन को समझ सकते हैं। देखिए, नॉर्मन वॉज एन एंशियंट रोमन स्टोरी टेलर। रोमन लिव्ड 2500 years ago, around 550 BCE. Some say Norman was a slave. The person who owned Norman was so delighted with the stories which Norman told that Norman was freed. The Romans were like that. The Romans rewarded talent, that all legend could be true. Many years after Norman died, people started to write down the fables Norman collected so the fables could be more easily shared. So dear students, ये पूरा पैराग्राफ मैंने आपको रीड करके बताया। आपको एक चीज़ इसमें एक चीज़ डिफरेंट इसमें ऐसे है कि जैसे आप एक ही वर्ड को नॉर्मल वर्ड अपन ने कितनी बार इस एक वर्ड को यूज़ किया है, तो ये रीड करने में थोड़ा सा ऑड फील होता है। तो अगर हम इसको इजी बनाना चाहें तो इस नॉर्मन का यूज़ हम नेमिंग वर्ड का सिर्फ एक बार कर और ये जो इतनी बार जो नॉर्मल वर्ड आया है, जो नाउन वर्ड आया है, उसके प्लेस पे अगर हम ही भी लगाते हैं तो ये सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो सकते थे और हमको उसको रीड करने में और समझने में थोड़ा इजी हो जाता है। तो आई थिंक आपको ये प्रोनाउन का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि इस नेमिंग वर्ड को यूज़ ना करके उसके प्लेस पे अगर हम ही, शी ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, जैसा कि आगे हम वैसे कैटेगरीज देखेंगे इनकी, पर फिर भी जनरली आप ये ध्यान रखिए कि नाउन्स के प्लेस पे अगर हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो वो प्रोनाउन होते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए क्या है इसकी डेफिनेशन। प्रोनाउंस आर वर्ड यूज्ड इंस्टेड of nouns. The noun replaced by the pronoun is referred as a intended. तो जैसा कि आपने देखा कि बस आपको इतना सा रिमाइंड रखना है कि नाउन के प्लेस पे जो वर्ड रिप्लेस कर रहा है उसको प्रोनाउन करते हैं। अब उसकी कैटेगरीज कौन कौन सी होती है देखते हैं। प्रोनाउंस कैन बी क्लासिफाइड एज पर्सनल, प्रोग्रेसिव, पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनेट, रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनेट, रिलेटिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। आप जब भी स्टडी करें तो आप अपनी बुक सामने लेकर स्टडी करें ताकि हम चैप्टर में कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर है, ये सब आपको ध्यान रहेगा। लेट्स रिवाइज दिस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोनाउंस हियर। अब देखिए कौन कौन से टाइप के हैं, हम उसको अच्छी तरीके से ये टेबल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसा कि सबसे फर्स्ट नंबर वाली कैटेगरी है पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आएंगे वो हम देख लेते हैं, जिनको हम सिंगुलर फॉर्म में क्या यूज़ करते हैं और प्लूरल फॉर्म में क्या यूज़ करते हैं। इनको कैटेगरी वाइज अगर हम पढ़ेंगे तो इनको अच्छे से हम सारी कैटेगरीज भी समझ पाएंगे और किन वर्ड्स का सिंगुलर फॉर्म में कैसे यूज़ होगा और उन्हीं वर्ड्स का प्लूरल फॉर्म में क्या यूज़ होगा। तो इस टेबल के थ्रू हम अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। अब देखिए सबसे फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। कौन कौन से होंगे। फर्स्ट पर्सन में जो पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ होंगे वो कौन कौन से होंगे। देखिए, द पर्सन और पीपल स्पीकिंग और राइटिंग। जैसा कि अगर आप कोई सेंटेंस देखते हो उसमें जो पर्सन बोल रहा है या लिख रहा है तो वो पर्सनल प्रोनाउन के कैटेगरी में आएगा, जिसमें कौन कौन से होते हैं। सिंगुलर फॉर्म में तो आएगा आ, आई एंड मी, और उसी को अगर हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे तो वी एंड अस। तो आपको ध्यान में रखना है
पर्सनल प्रोनाउन के अंदर फर्स्ट पर्सन के अंदर आई एंड मी सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, जबकि इसी की प्लूरल फॉर्म हो जाएगी वी एंड अस। तो ये आपको माइंड में रखना। अब देखिए सेकंड पर्सन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? द पर्सन और पीपल बीइंग स्पोकन और रिटन टू। तो जिसके बारे में कहा गया, जैसे हमने फर्स्ट पर्सन में क्या पढ़ा था कि जो खुद बोलने वाला है या फिर लिखने वाला है, और सेकंड पर्सन में है कि जिसके बारे में कहा गया है, तो वो सेकंड पर्सन होता है। जैसे सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म, इसमें यू ही है, एक ओनली सिंगल है यू, और इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों सिमिलर ही होगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिंगुलर फॉर्म में भी आप यू ही यूज़ करेंगे, जबकि प्लूरल फॉर्म में भी आप इसको चेंज नहीं करेंगे, इसकी फॉर्म यू ही रहेगी। अब देखिए इसी तरह से फर्स्ट पर्सन हमने देख लिया, सेकंड पर्सन हमने देख लिया, अब हमको देखना है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या है? द पर्सन, पीपल और थिंग्स बीइंग स्पोकन और रिटन अबाउट, कि वो पर्सन, पीपल और थिंग जिनके बारे में कुछ कहा गया है। इसमें देखिए एग्जाम्पल में सेंटेंस भी दिया गया है, दे प्ले अ गुड गेम ऑफ चेस। तो अब इसके सिंगुलर फॉर्म में कौन कौन से वर्ड्स आएंगे? शी, हर, ही, हिम एंड इट। और इसी को अगर हम प्लूरल फॉर्म में चेंज करना चाहेंगे तो इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा दे एंड देम। तो आपको मेनली ये बात ध्यान में रखनी है कि जिन सब्जेक्ट्स को हम सिंगुलर फॉर्म में इस तरह से यूज़ करेंगे तो इनका प्लूरल फॉर्म क्या होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज सुटेबल इज दे आर यूज्ड टू शो ऑनरशिप। अब देखिए यूजेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के यूज हम कैसे करते हैं? सब्जेक्ट whom और what द सेंटेंस इज अबाउट, कि सेंटेंस किसके बारे में। अब जैसे ये एग्जांपल देख के आपको पर्सनल प्रोनाउन हमने शी पढ़ा था, देखिए थर्ड पर्सन में शी हैज़ अ बुक। सिंगुलर फॉर्म में कौन कौन से हैं? आई, यू, ही, शी एंड इट। एंड प्लूरल फॉर्म में वी, यू एंड दे। ऑब्जेक्ट एज डायरेक्टेड ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अब देखिए दो कैटेगरीज दे रखी है इसमें, मी, यू, हर, हिम एंड इट, और इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? अस, यू एंड देम। तो आपको ये वर्ड्स ध्यान में रखने हैं, आई, यू, ही, शी, इट, इनका प्लूरल फॉर्म होगा वी, यू एंड दे। वहीं पर मी, यू, हर, हिम, इनका प्लूरल फॉर्म होगा अस, यू एंड देम। अब नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं हम, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउंस आर ऑल्सो टाइप ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो ये भी पर्सनल प्रोनाउन का ही एक टाइप है, पर इसमें कौन कौन से वर्ड्स आएंगे देख लेते हैं। दे आर यूज टू शो ऑनरशिप। ऑनरशिप यानी कि वो चीज़ आपकी है, ये बताने के लिए कि वो चीज़ हमारी है। तो उसको हम किन किन वर्ड के थ्रू यूज़ कर सकते हैं? देखिए सिंगुलर फॉर्म में तो आएगा माइन, जबकि इसका प्लूरल होगा आर्स। सेकंड में देखिए सेकंड फॉर्म, सेकंड पर्सन में योर्स, और प्लूरल में भी आएगा योर्स। थर्ड पर्सन में हिज, हर, इट्स, एंड इसी का प्लूरल फॉर्म होगा देयर्स। नेक्स्ट देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। जैसा कि हम सेंटेंसेस में भी देख चुके हैं, आपको पता होगा इंट्रोगेटिव वर्ड्स में क्वेश्चन से रिलेटेड होगा वो। तो क्वेश्चन से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड होते हैं जिनको हम एज अ प्रोनाउन यूज़ करते हैं? जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे विच इज़ योर बैग, विच इज़ द यंगर ऑफ टू ब्रदर्स। तो आपको दिख रहा है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, और विच एंड विच, तो ये जो वर्ड्स हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के वर्ड है। अब देखिए कौन कौन से हो सकते हैं ये वर्ड्स, और हु, whom, whose एंड which। एंड प्रोनाउंस में what एंड which। अब देखिए नेक्स्ट, who is always used as the subject of a sentence or clause and whom is used as an object। तो who जो यूज होगा वो एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, जबकि whom है वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, who gave you the book and to whom did the book give the book। जैसे आपको ये बुक किसने दी है और to whom किसने ये आपको बुक दी है।
तो ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है और ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं सारे वर्ड्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आज हम वर्ड प्रॉब्लम फ्रैक्शन की जो वर्ड प्रॉब्लम है वो पढ़ेंगे। क्लियर? आपके 2.2 में देखना फर्स्ट क्वेश्चन ही मैंने आपको लास्ट टाइम तो बोर्ड मार्क्स के थ्रू फ्रैक्शन सॉल्व करवाई थी स्टेप बाय स्टेप। अब आपके वर्ड प्रॉब्लम देखना 2.2 की। द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क इज 6/2/5, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क। इसमें आपको सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी करनी है कि व्हाट विल बी मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब इसमें आपके दोनों ऑप्शन ही है, तो मल्टीप्लाई का और डिवाइड का ऑप्शन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना है आपके। क्लियर? तो इसमें आपको सबसे फर्स्ट ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई डिवाइड, तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है सबसे फर्स्ट, देन देखना है आपको। अब इसमें ये देखना है कि अगर 1 लीटर, जैसे 1 लीटर की आपको प्राइस दे रखी है और आपको मोर देन मीन्स ज़्यादा का फाइंड करना हो, तो उसमें क्लियर है कि उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। और डिवाइड में अगर ज़्यादा का दे रखा है और 1 का फाइंड करना है, तो उसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड करना है। क्लियर? डिवाइड देख लेंगे। अब इसमें आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क इज 6/2/5, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क। अब इसमें आपको क्या करना है, 1 की प्राइस दे रखी और आपको 5 लीटर ऑफ मिल्क की फाइंड करनी, इसका हमें 5 लीटर की फाइंड करनी है, तो इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो आप देखना, लुक केयरफुली, द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क। वर्ड प्रॉब्लम है तो उसमें आपको लैंग्वेज प्रॉपर लिखनी है, डायरेक्ट कोई सॉल्यूशन नहीं करना है। 6/2/5, सो कॉस्ट ऑफ 5 लीटर मिल्क। अब 5 लीटर मिल्क की फाइंड करनी तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे, 6/2/5 इंटू 5। क्लियर? अब यहाँ पर मिक्स है, मैंने आपको कहा था कि अगर मिक्स में हो तो उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, विदाउट इम्प्रॉपर में आप सॉल्व नहीं कर सकते इसको, तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। 6 5 30 और 30 और 2 32, 32/5, डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू 5। अब क्या करना है, अपॉन 1, मैंने आपको बोला था कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कट जाता है, तो 5 और 5 दोनों 5 की टेबल से कट रहा है 1 टाइम, तो ओनली 4 क्या रहेगा। अब डिनोमिनेटर में तो 1 × 1 1 और 32 न्यूमरेटर में तो इंटू 1, तो क्या हो जाएगा आंसर 32। अब ये क्या थी, कॉस्ट, प्राइस है, तो ये हमारा आगे क्या आ जाएगा, रुपीज़ का साइन। क्लियर? तो इसका मीन्स क्या हो गया, 5 लीटर मिल्क की कॉस्ट कितनी होगी, 32 रुपीज़। क्लियर? अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सेम एज इट इज, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ कॉटन क्लॉथ is 25/1/5, what is the cost of 5/5/9 मीटर ऑफ कॉटन क्लॉथ। अब इसमें क्या करना, 1 मीटर की दे रखी है कॉटन क्लॉथ की आपको प्राइस, अब इसमें 5/5/9 मीटर क्लॉथ की फाइंड करनी है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये होमवर्क में आपको करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, जो सेम है वो मैं आपको दे रही हूँ, और जैसे कोई डिफरेंट होगा तो वो मैं बोर्ड पे करवाऊंगी। थर्ड क्वेश्चन देखना, द पोस्टमैन वॉक 5/3/7 किलोमीटर इन अ डे, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 4/1/2 डेज। अब इसमें ये बताना है कि एक पोस्टमैन है वो 1 डे में इतनी वॉक कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, 4.5 डे में, 4.5 डे में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ज़्यादा ही करेगा ऑब्वियस, 1 डे में इतनी कर रहा है तो 4 डे में 4.5 में ज़्यादा करेगा, तो क्या हो जाएगा, विल बी मल्टीप्लाई। मैंने आपको कहा था कि अगर ज़्यादा का फाइंड करना हो तो मल्टीप्लाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है इसको भी। अब इसमें दोनों आपके ये मिक्स में दे रखी है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे ही शो करना है आपको। क्लियर? यहाँ शो करोगे, उसके बाद दोनों को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना, और दोनों को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके फिर आपको जो भी कटता हो उसको काट देना है। क्लियर? ये क्वेश्चन भी आपको करना है। फोर्थ क्वेश्चन देखना, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज ईच साइड इज 7 विथ 1/8 मीटर। अब इसमें दे रखा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे फॉर्मूले आपको 6 में भी आपने पढ़े होंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × साइड। अब इसमें साइड वी नो ऑलरेडी कि 4 साइड आर इक्वल इन स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है 4 साइड इक्वल ही होती है, तो इसमें आपको क्या ना 1 साइड दे रखी है, इसका मीन्स क्या है कि 4 साइड ही 7/1/8 की मतलब सेम है, तो इसमें आपको 1 साइड ही दे रखी है, तो आप क्या करोगे, इसको फॉर्मूले के थ्रू करना है कि 4 × साइड।
आपको पहले फॉर्मूला यूज़ करना है। पहले तो लिखना है कि साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल्स टू 7 with 1/8 मीटर, देन सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। तो 4 आप क्या करोगे, 4 इंटू कैसे मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू और आपकी जो भी साइड दे रखी है 7 with 1/8। अब क्या हो जाएगा, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे और इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद अपॉन 1 करके आपको ये सॉल्व करना है। क्लियर? जो भी आपको होमवर्क में दे रही हूँ उसको प्रॉपरली वे में करना और विथ लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, इच साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 4 with 2/7, फाइंड इस एरिया। अब इसमें आपको क्या करना है, स्क्वायर फील्ड की साइड दे रखी है और आपको इसमें एरिया फाइंड करना है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। चलो ये वाला कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, साइड आपको इसमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, साइड ऑफ स्क्वायर क्या दे रखी है, 4 with 2/7 मीटर। जो भी यूनिट है वो आपको लगानी है। क्लियर? अब आपको इसमें एरिया फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें फर्स्ट आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो 4 with 2/7 इंटू 4 with 2/7। दोनों इम्प्रॉपर, दोनों मिक्स में, दोनों को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 7 4 28, 28 और 2 प्लस करना है। ठीक है, 30/7। सेम यहाँ पर भी यही हो जाएगा। 4 7 28 और 28 में 2 प्लस करेंगे 30 इंटू 30/7। अब क्या करेंगे, अब जो कटता हो काटेंगे और जो नहीं कट रहा वो एज इट इज़। अब इसमें कुछ कट रहा है नो, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 3 30 इंटू 30 करेंगे, बट हम लास्ट में 0, तो 0 वाले मल्टीप्लाई कैसे करते डायरेक्ट शॉर्ट में, वो कैसे करेंगे, 3 इंटू 3 9 और लास्ट के 2 0 और यहाँ क्या हो जाएगा 7 इंटू 7। तो 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा 49। क्लियर? अब ये है 900/49। इसको आप क्या करोगे, ये इम्प्रॉपर है तो इम्प्रॉपर को किस में चेंज कर दोगे, मिक्स में। और मिक्स में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आगे की प्रोसेस आपको करनी है। और फिर आगे क्या लगा देना, अब इसमें साइड, अब इसमें एरिया फाइंड करना था। तो एरिया फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर की यूनिट आ जाएगी। हमेशा ध्यान रखना कि एरिया जब भी फाइंड करते हो तो इसमें मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर बनता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लास्ट में जो एंड में यूनिट लगोगे फाइनल आंसर में, तो मीटर स्क्वायर लगेगी। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 6 देना, 1 टीन हॉल, जैसे एक टीन है, एक टीन ऑयल होल्ड कर रहा है 4 and 1/5 लीटर। क्लियर? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑयल कैन 15 सच टीन होल्ड। अब इसमें ये बताना है कि 1 टीन इतना होल्ड कर रहा है तो 15 कितने करेंगे, तो इसमें भी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? एन आयरन रोड हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 8 पीस ऑफ इक्वल लेंथ इफ द लेंथ ऑफ ईच पीस इज 3/4 मीटर, व्हाट वाज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ आयरन रोड। ये भी आपको, अब इसमें 8 पीस और इक्वल लेंथ में दे रखे और इसमें ईच पीस दे रखा है, तो इसमें टोटल रोड 8 से बनेगी। 8 पीस कर रखे ना, तो इसमें भी इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? आज मैंने आपको कितनी वर्ड प्रॉब्लम करवाई है, मैंने आपको यहाँ पर 2 करवाई है। क्लियर? अब इसमें आपको क्या करना है, 2 करवा दी और बाकी जो रिमेनिंग है वो मैंने आपको होमवर्क में दी, और इसको प्रॉपरली आपको होमवर्क में करनी है
और आगे की जो भी वर्ड प्रॉब्लम है इसमें डिवाइड वाली भी आएगी, पार्ट फाइंड करना हो किसी का तो वो भी आएगा। तो वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल साइंस के अंदर हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया था, मेडिवियल इंडिया। अब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे अपन, राइज ऑफ द रीजनल किंगडम्स, यानी कि जो क्षेत्रीय राजा महाराजा थे उनका उद्भव कैसे हुआ था, किस प्रकार से उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी और किस प्रकार से उन्होंने अपने अपने रीजन को, अपने अपने क्षेत्र को बढ़ाया था। ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने बोला था आपको फर्स्ट चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो उसको आपको नोटबुक में करने हैं, तो वो आपको करने ही हैं। और अब जो नया लेसन पढ़ रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये आप नहीं जानते हो कि कैसे राजा महाराजों का उद्भव हुआ था, कौन कौन से राजा आए थे, कैसे किसके ऊपर अटैक किया था, आखिर वो अटैक करते क्यों थे, किस चीज़ के लिए अटैक करते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से समझना। आपका लेसन जैसे जैसे क्लियर होता जाएगा और आपके सबसे अच्छा ये है कि आप कंटिन्यू ऐसे चैप्टर चलेंगे हिस्ट्री में, कि सारे राजा महाराजा हो, मुग़ल शासन, चौहानों का शासन, सारी चीज़ें अपन एक के बाद एक। यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, शॉर्ट में बता रखा है, कहते हैं ना अभी तो ट्रेलर है, ये एक कह सकते हैं सेकेंड लेसन आपके लिए क्या ट्रेलर है, लेकिन बाद में इनकी और डिटेल में हिस्ट्री अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या दे रखा है, लेसन का नाम ये राइज ऑफ द रीजनल किंगडम्स, यानी कि क्षेत्रीय महाराजा राजा जो थे उनका उद्भव कैसे हुआ था। द मेडिवियल पीरियड 800 CE 1800 CE saw the rise of many powerful regional kingdom। क्या दे रखा है, मेडिवियल पीरियड मध्यकालीन आया था, दो पार्ट में बटा हुआ था, लेटर मेडिवियल और अर्ली मेडिवियल। तो यहाँ पर भी दे रखा है मेडिवियल पीरियड के अंदर जो कहाँ से कहाँ तक चला था, 800 से 1800 CE तक बहुत सारे पावरफुल राजाओं का उद्भव हुआ था। मेनली इन द अर्ली मेडिवियल पीरियड। ज़्यादा कब हुआ था, दो डिवाइडेशन कर रखे थे, अर्ली और लेटर, ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, मेनली इन द अर्ली मेडिवियल पीरियड 700 CE 1300 CE। कहाँ से कहाँ तक है अर्ली मेडिवियल पीरियड, 700 से 13। दिस इंक्लूडेड द गुर्जर प्रतिहारास ओवर द अपर गंगेटिक प्लेन्स। अब ये इनके क्षेत्र बता रखे, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधी सीधी लाइन दे रखी है कहाँ पर कौन कौन से महाराजाओं का क्षेत्र हुआ करता था। तो फर्स्ट क्या दे रखा है, दिस इंक्लूड, इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड थे, गुर्जर प्रतिहार ओवर द अपर गंगेटिक प्लेन, द राष्ट्रकूटा इन द डेक्कन, the Cholas in the south, the Pals in the east and the Rajput, the Ghaznavid, the Turks or the Muslim dynasty of slave origin and the Gordish in the north। ये इनके अलग अलग क्षेत्र दे रखे हैं, यानी कि अलग अलग जो राजाओं का शासन आया था, किस किस क्षेत्र में उन लोगों का शासन चलता था। दिस किंगडम वर फाइटिंग विथ ईच अदर। अब वो राजा महाराजा क्यों लड़ाते थे, देखो दे रखा है, These kingdoms were fighting with each other for supremacy over the country। सुपरमेसी का मतलब क्या होता है, कौन ज़्यादा शक्तिशाली होगा, कौन पावरफुल होगा, कौन ज़्यादा अपनी संप्रभुता रखेगा। तो आपस में किसके लिए झगड़ते थे, सुपरमेसी के लिए, यानी कि अपने आप को सर्वोच्च और श्रेष्ठ बताने के लिए कि कौन कितना अपना साम्राज्य फैला सकता है। They wanted to establish their control over Kannauj, the capital of हर्षवर्धन्स एम्पायर एंड नॉर्थ इंडिया। क्या दे रखा है, they wanted, वे चाहते थे एस्टेब्लिश का मतलब स्थापित करना, किसके ऊपर, कंट्रोल ओवर कन्नौज। कन्नौज एक क्षेत्र का नाम है, पूरे कन्नौज के ऊपर अपना क्षेत्र, अपना पावर स्थापित करना चाहते थे। द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन एम्पायर, हर्षवर्धन एक राजा का नाम है जिसके साम्राज्य की राजधानी क्या थी, कन्नौज। एंड नॉर्थ इंडिया, देयरफॉर दे वर कॉन्टेंसली एंगेज्ड इन बैटल विथ ईच अदर। कह सकते हैं कि वह हमेशा कंटिन्यू एंगेज का मतलब क्या, मतलब कि उसी काम में लगे हुए रहना। एंगेज इन बैटल्स का मीन्स होता है युद्ध, विथ ईच अदर, यानी कि हमेशा निरंतर वो एक दूसरे के साथ युद्ध करने में ही एंगेज रहते थे, उसी काम में वो बिजी रहते थे। अब यहाँ पर अपन सबसे फर्स्ट में पढ़ेंगे नॉर्थर्न रूलर्स। नॉर्थर्न साइड के जो शासक थे, जो रूलर्स थे, उनके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से थे, उन्होंने कहाँ कहाँ तक अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अकॉर्डिंग टू वेरियस मिथ का मतलब क्या होता है, कोई काल्पनिक कथा,
पर्टिकुलर अपने को पता नहीं है कि ऐसा ही हुआ है। जैसे तुम लोग को दादा और नाना नानी जब कहानियाँ सुनाते ना परियों की कहानी, तो वो रियलिटी नहीं है, काल्पनिक कथा है। क्या ऐसा हुआ कि नहीं हुआ अपने को नहीं पता। तो यहाँ पर भी काल्पनिक बातें, ऐसा रियलिटी में हुआ है या नहीं हुआ है ये नहीं पता। अकॉर्डिंग टू वेरियस मिथ द राजपूत वर थॉट टू बी पार्ट ऑफ लाइनेज ऑफ द सूर्यवंशी। क्या कहा गया, जो राजपूत राजा महाराजा थे वो किसके वंशज थे, सूर्यवंशी थे। उनको क्या कहा जाता था, सूर्यवंशी, द सन डायनेस्टी, यानी कि सूर्य के वंशज है वो। क्या कहा जाता था, सूर्य के वंशज। एंड चंद्रवंशी, और चंद्रवंशी को क्या कहा जाता था, मून डायनेस्टी, यानी कि वो चंद्रमा के वंशज है। सम वर इवन कंसिडर टू हैव बीन बोर्न ऑफ सेक्रीफाइजल फायर, और कुछ को ऐसा कहा जाता है कि उनकी उत्पत्ति किससे हुई है, आग से उत्पत्ति हुई, जिनको अग्निकुल का कहा जाता था। ठीक है, हैंस वर ऑल्सो नोन एज द अग्निकुला, तो जिनको क्या कहा जाता है, अग्निकुल। अब यहाँ पर 3 प्रकार के वंशज हो गए, सन डायनेस्टी वाले सूर्यवंशी, मून डायनेस्टी वाले चंद्रवंशी, और सेक्रीफाइजल फायर वाले अग्निकुला। ठीक है, तो ये क्या है, मिथ के आधार है, काल्पनिक कथाओं के आधार पर रियलिटी क्या है ये नहीं दे रखा है यहाँ पर। द वर्ड राजपूत लिटरेरी मीन्स सन ऑफ किंग, अंडरलाइन करना है यहाँ से, पीछे क्वेश्चन भी आएगा। राजपूत का मीन्स क्या होता है, सन ऑफ किंग, किसका पुत्र, राजा का पुत्र। राज इन संस्कृत मीन्स, राज का संस्कृत में मीनिंग क्या होता है, किंग, और रॉयल्टी एंड पुत्रा मीन्स सन। देखो क्या दे रखा है, मीन्स किंग, किंग का मतलब राजा, और रॉयल्टी एंड पुत्र मीन्स सन, पुत्र का मतलब इसे भी पता है सन, यानी कि राजा का पुत्र। वाइल यहाँ से फर्स्ट वर्ड से अंडरलाइन करना सन तक आप। वाइल मोस्ट स्कॉलर एंड हिस्टोरियंस डिसएग्री ऑन देयर ओरिजिन, लेकिन अब कोई भी बात होती है ना, मैं तुमको बता रही हूँ कि कोई भी बात होती है तो उसके हमेशा 2 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट। तो यहाँ पर भी कुछ लोगों ने तो ऐसा माना है कि इनका उद्भव ऐसा हुआ है, और कुछ ऐसा मानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। यानी क्या दे रखा है यहाँ पर, डिसएग्री, यानी कि वो इस बात से सहमत नहीं थे। क्या दे रखा, वाइल मोस्ट स्कॉलर्स, स्कॉलर्स का मतलब बड़े बड़े कवि कह सकते हैं अपन। ठीक है, एंड हिस्टोरियंस, हिस्टोरियंस का मीन्स होता है इतिहासकार, डिसएग्री ऑन देयर ओरिजिन, उनके उद्भव की जो कहानी दे रखी है उससे वो सहमत नहीं थे। देयर इज नो डाउट दैट द राजपूत वर क्षत्रिय, इसमें कोई डाउट नहीं है कि राजपूत जो थे वो कौन थे, क्षत्रिय थे। दैट इज दे वर बॉर्न वॉरियर्स, उनका जो जन्म हुआ वो कैसे हुआ, वॉरियर्स, योद्धाओं के रूप में उनका जन्म हुआ। वॉरियर्स का मीन्स क्या होता है, योद्धा, उनका जो जन्म हुआ है वो योद्धाओं के रूप में हुआ है। हाउएवर मोस्ट हिस्टोरियंस बिलीव दैट दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ अ सेंट्रल एशियन ट्राइब्स। अब कुछ हिस्टोरियन क्या विश्वास करते हैं, कुछ हिस्टोरियंस तो ऐसे विश्वास करते थे कि इनका उद्भव ऊपर जो दे रखा है ये कुछ सन के पुत्र हैं, चंद्र के पुत्र हैं, अग्नि के हैं, वो मानते हैं। अब कुछ जो मानते हैं वो क्या मानते हैं कि इनके जो वंशज है, डिसेंडेंट्स, इसका मतलब वंशज ऑफ द सेंट्रल एशियन ट्राइब, ट्राइब का मतलब होता है जनजाति, एक सेंट्रल एशिया की कोई जनजाति है उससे इनका उद्भव हुआ है। सच एज, जिसे दे रखा है साक, द हून एंड द कुशान, ये सारी ट्राइब्स का नाम है, साक, हून, कुशान, हु हैड इवेंचुअली सेटल्ड इन इंडिया, जो अंततः, इवेंचुअली का मतलब होता है लास्ट में, एंड में, अंततः सेटल्ड इन इंडिया, भारत में आकर रहने लग गए थे। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट राजपूत क्लैंस ऑफ द पीरियड इंक्लूड इन, अब जो वंशज दे रखे हैं वो राजपूत के वंशज है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, अलग अलग वंशज आएंगे इसमें। तो राजपूत के जो क्लैंस दे रखे उसमें दे रखे गुर्जर प्रतिहार्स, द तोमरास, द चंदेल्स, द चौहान्स, द सोलंकीस एंड प्रमार्स। ठीक है, ये सारे जो वंशज दे रखे वो राजपूत के वंशज है, और सबसे पहले इस लेसन में जो हम पढ़ेंगे वो इन राजपूत के जो वंशज दे रखे उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। द गुर्जर प्रतिहार्स, फर्स्ट किसका दे रखा है, गुर्जर प्रतिहार्स। The Gurjar Pratihar established the state of Marwar in Rajasthan and gained prominence during the rule of Nagpat 750 CE 780 CE. He extended the empire by annexing the state of Marwa and Buraj. क्या दे रखा है, द गुर्जर प्रतिहार established the state of Marwar in Rajasthan. उसने अपना साम्राज्य कहाँ पर स्थापित किया था, राजस्थान में, मारवाड़ में। कहाँ पर किया था, मारवाड़। पहले अपने राजस्थान को, जैसे अभी अपन बोलते हैं ना, पर्टिकुलर डूंगरपुर बांसवाड़ा किसके अंदर आता है, वागड़ क्षेत्र के अंदर आता है। कोटा बूंदी का जो क्षेत्र आता है वो हाड़ौती के अंदर आता है। जोधपुर साइड का जो क्षेत्र आता है वो मारवाड़ के अंदर आता है। अपने उदयपुर का जो एरिया है वो मेवाड़ के अंदर आता है। तो पहले ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था।
अब अपना पूरा राजस्थान एक हो गया, और अभी भी बोलने वाले बोलते हैं कि हम वागड़ के हैं, हम मेवाड़ के हैं, लेकिन अब ऐसा इतना नहीं माना जाता है। तो इसने सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार जो थे, जो राजा महाराजा के वंशज थे, उन लोगों ने अपना साम्राज्य कहाँ पर स्थापित किया? राजस्थान में, मारवाड़ के अंदर। एंड गेन प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द रूल ऑफ नागभट्ट फर्स्ट। ये जो आई लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट होता है। कहाँ से कहाँ तक शासन चला था उसका? 750 से 780, यानी कि उसने किसके ऊपर विजय प्राप्त की थी? नागभट्ट फर्स्ट के ऊपर। ही एक्सटेंडेड द एम्पायर बाय एनेक्सिंग द स्टेट ऑफ मालवा एंड बुराज। साथ ही साथ एक्सटेंडेड का मतलब क्या होता है? विस्तार करना। उसने अपना साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैलाया था? द स्टेट ऑफ मालवा एंड बुराज। स्टेट ऑफ मालवा और बुराज जगह का नाम है, वहाँ तक उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। इसी के आगे अभी तक गुर्जर प्रतिहार का और दे रखा है, लेकिन अभी ये पूरा होगा नहीं, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग था, इतना आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। एक बार आप अच्छे से एक बार रीड कर लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास 7 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स फर्स्ट लेसन चल रहा है हमारा। पार्ट 5 कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। ये देखा था कि लास्ट देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखा था कि बैरन प्लेस एक वर्ड आया था। बैरन प्लेस यानी ये कि फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा प्लांट्स में तो हमारा जो लाइफ चल रहा है अर्थ पे वो पॉसिबल ही नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा। दैट मीन्स ये कि अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं तो हमें O2 नहीं मिलेगी। हमें खाने की चीज़ें तो बाद में बात करते हैं खाने की, लेकिन सबसे पहले O2 की रिक्वायरमेंट ही हमारी फुलफिल नहीं होगी। अगर O2 नहीं मिलेगा तो हमारी लाइफ हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमारी लाइफ अर्थ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगी। हम इसके बाद नेक्स्ट टर्न पेज करते हैं। ऑक्सीजन रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर इज अ लाइफ सपोर्टिंग गैस। यहाँ पे क्या लिखा है? ऑक्सीजन रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द प्लांट्स। प्लांट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। प्लांट्स जो है वो एटमॉस्फेयर में O2 गैस को रिलीज कर रहा है, जो O2 हमारे लिए क्या है? लाइफ सपोर्टिंग गैस। तो आप इस पॉइंट को मेंशन करो, लाइफ सपोर्टिंग गैस O2 विच प्रोवाइड अस बाय प्लांट। आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना सकते हो। The process help in maintaining balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere। यहाँ पे क्या है? The process that means फोटोसिंथेसिस यानी वो प्रोसेस जिसमें फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या हो रहा है? अगर फोटोसिंथेसिस होगा तो हमारे एटमॉस्फेयर में O2 और CO2 दोनों का क्या बना रहेगा? बैलेंस बना रहेगा। All green plants prepare food as glucose, a type of carbohydrate. They store food as starch, a complex insoluble form of carbohydrate. These are stored in different storage organs like root, stem, leaf, fruit and seed। यहाँ पे इस लाइन का मीनिंग ये है कि हर ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या बनाता है? फूड बनाता है। और उस फूड में वो क्या बनाता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बनाते हुए वो अपनी ग्लूकोज प्लांट के किसी ना किसी पार्ट में स्टोरेज करता है। अच्छे से समझना इस बात को कि हर प्लांट अपनी बनाए हुए फूड को अलग जगह पे स्टोरेज करता है। मैक्सिमम प्लांट्स अपनी बनाई हुई ग्लूकोज यानी अपने बनाए हुए फूड को फ्रूट पार्ट में स्टोरेज करता है। फ्रूट यानी फल में स्टोरेज करता है। इसीलिए मैक्सिमम प्लांट के फ्रूट हमको कैसे लगते हैं? मीठे से लगते हैं टेस्ट में, क्योंकि उनमें क्या होता है? ग्लूकोज होता है या फिर उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसकी वजह से उनका टेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा स्वीट सा होता है। तो वो वहाँ पे क्या भेज रहे हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज बन कहाँ रही है? लीफ में। लीफ में बनी हुई ग्लूकोज हर प्लांट, मैक्सिमम प्लांट, हम सारे प्लांट की नहीं बोल सकते, मैक्सिमम प्लांट अपनी ग्लूकोज को कहाँ स्टोरेज करते हैं? फ्रूट में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यही बात हो रही है कि मोस्ट ऑफ प्लांट भले फ्रूट में करते हैं, बट कुछ प्लांट्स अपनी ग्लूकोज को अलग अलग जगह पे इकट्ठा करते हैं, और जिन पोर्शन में वो अपनी ग्लूकोज को स्टोरेज करेंगे हम उसी पोर्शन को उठा के खाते हैं। पीपल जो होते हैं ना, हम ह्यूमन बींग क्या करते हैं? हम ह्यूमन बींग कहो चाहे एनिमल कहो, हम प्लांट के उसी पार्ट को खाते हैं जो हमारे लिए अच्छा हो। हमारे लिए अच्छा हो दैट मीन्स उसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो या मिनरल्स हो, कोई भी चीज़ हो, जिन चीज़ में ये चीज़ें होगी हम उसी चीज़ को खाएंगे। ऐसा नहीं कि हर प्लांट की लीव को खा रहे, हर प्लांट के फ्रूट को भी नहीं खाते, हम उसी पार्ट को खाते हैं जो हमारे यूज़फुल हो। यूज़फुल का मतलब जिसमें न्यूट्रिएंट्स होता है। तो यहाँ पे बात होगी कि कौन से प्लांट के पार्ट हम खाते हैं और कौन से प्लांट के नहीं खाते। ये तो आपने 6th में भी शायद पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो यहाँ कंटिन्यू करेंगे।
यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि कौन कौन से प्लांट है जिनके फ्रूट पार्ट में ग्लूकोज स्टोरेज होती है जिसको हम खा सकते हैं। यहाँ पे जैसे दे रखा है, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे अलग अलग जगह पे ग्लूकोज इकट्ठा होती है। जैसे मैं बता देती हूँ, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो जिनकी लीव्स को हम खाते हैं, दैट मीन्स उसके अंदर क्या है, हमारे खाने की चीज़ें, अच्छी चीज़ें जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दीज आर स्टोर्ड इन डिफरेंट स्टोरेज ऑर्गन्स। ये सब प्लांट के क्या है, ऑर्गन है, हमारे ऑर्गन है ना, हैंड, नोज, ये सब हमारे ऑर्गन बने हुए, लंग्स, किडनी, ब्रेन, हार्ट हो गया, ये सब हमारे ऑर्गन है। प्लांट के ऑर्गन कौन से हो गए, रूट, स्टेम, लीफ और फ्रूट, ये उसके ऑर्गन है। तो प्लांट अपनी ग्लूकोज को अपने ऑर्गन में स्टोरेज करता है। जैसे रूट में बताओ कौन करता है, कौन सा प्लांट है जो अपनी ग्लूकोज को रूट में स्टोरेज करता है। तो सीधा पिक्चर दे रखा है आपके सामने, कैरोट या जो होता है कैरोट का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, आपने देखा कभी कैरोट को प्लांट के ऊपर लगते हुए? नहीं, हमको दिखाई नहीं देता। कैरोट तो अंडरग्राउंड होता है, यानी ज़मीन में लगता है, दैट मीन्स वो प्लांट का कौन सा पार्ट है, वो रूट पोर्शन है। तो हम जो प्लांट का रूट पोर्शन खा रहे हैं वो किसका खा रहे हैं, कैरेट का। दैट मीन्स प्लांट में कैरेट ऐसा है जो रूट पोर्शन को हम खाते हैं जिसके अंदर ग्लूकोज होती है, बहुत मीठा होता है, इसके अंदर बहुत सा हाईली ग्लूकोज अमाउंट होता है। स्टेम की बात करें, ऐसा कौन सा स्टेम है जो मीठा लगता है जिसको हम खाते हैं? अब आप सोचोगे तने को हम नहीं खा सकते, लेकिन हम कुछ प्लांट के स्टेम को हम खाते हैं और वो है शुगर केन। आपने देखा होगा, शुगर केन का स्टेम पोर्शन हम निकाल के खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होता है। शुगर केन का जूस क्यों निकालते हैं, क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज अमाउंट होता है। तो स्टेम, रूट की बात करें तो कैरोट आपके दिमाग में आएगा, स्टेम की बात करें तो शुगर केन आएगा। मैं हर चीज़ का एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आपको जल्दी क्लियर हो। लीफ, कौन से प्लांट की लीफ को हम खाते हैं, यहाँ पे शुगर केन आ गया, ठीक है। स्टेम, यहाँ पे हर चीज़ के पीछे उसका प्लांट पार्ट लिखा हुआ है कि किस प्लांट के किस पार्ट से हमें ग्लूकोज मिलेगी। यहाँ पे जैसे लिखा है लीफ, कौन से प्लांट की लीफ को हम खाएंगे तो हमें फ्रूट मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। तो जैसे हो गया स्पिनच, उसमें होता है आयरन, उसमें ग्लूकोज ना हो, आयरन होता है जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड को इंक्रीज करता है। तो स्पिनच की लीव्स को हम खाते हैं तो वो भी क्या हो गया, लीफ, यानी कि ऐसी कोई लीफ है जो हम खाते हैं तो वो हो गया स्पिनच, ठीक है। फ्रूट तो बहुत सारे, जैसे यहाँ दे रखा है मैंगो एक फ्रूट पार्ट है, एप्पल भी फ्रूट पार्ट है। पोटैटोज जो होता है वो भी स्टेम पोर्शन है, ठीक है। पोटैटो आप रूट नहीं समझोगे, पोटैटो का जो बल्ब होता है वो स्टेम पोर्शन है। ऑनियन जो खाते हैं वो भी, ऑनियन को एक्चुअली बल्ब बोलते हैं, स्टेम से भी बेटर वर्ड है उनके लिए बल्ब। ऑनियन का शेप कैसा होता है, राउंड शेप का होता है ऑनियन, तो ऑनियन को हम बल्ब बोलते हैं। ऑनियन का बल्ब पोर्शन हम खाते हैं। ऑनियन जो हम खा रहे हैं वो रूट नहीं है, वो बल्ब है, क्योंकि ऑनियन के नीचे अगर आपने देखा हो तो ब्राउन कलर की या ऐसे कुछ येलो कलर की, लाइट येलो कलर की आपको रूट्स दिखाई देगी, तो वो रूट अलग है। हम जो ऑनियन खा रहे हैं वो बल्ब पोर्शन है, ठीक है। और ऑनियन के ऊपर जो लीव्स होती है, कभी कभी उनकी भी सब्जी वेजिटेबल बनाई जाती है, तो वो एक अलग बात है। उसके बाद एक कॉलीफ्लावर, जिसका फ्लावर पोर्शन हम खाते हैं। कॉलीफ्लावर जो होती है उसका कौन सा पोर्शन हम खा रहे हैं, ये फ्रूट नहीं है, कॉलीफ्लावर का फ्लावर पोर्शन हम इनटेक करते हैं। नट्स यानी ड्राई फ्रूट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें, कैश्यू, आलमंड्स, ये सब इनके कौन से पार्ट हम खाते हैं, इनके सीड पार्ट खाते हैं। सीड का एग्जांपल और ले लूँ मैं तो आपके लिए ग्रेन्स, जितने भी अनाज होते हैं ना, पल्सेज होती है, वो सब आप उसके कौन से पार्ट खाते हो, आप सीड खाते हो। हम जो अनाज खा रहे हैं वो फ्रूट नहीं है, वो रूट नहीं है, वो स्टेम भी नहीं है, वो क्या है, वो सारे सीड्स है। ये क्लियर हो गया होगा आपके कि हम कौन कौन सी चीज़ों को खाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 2 एक्टिविटी दे रखी है। कैक्टस प्लांट के बारे में दे रखा है। कैक्टस इन एन अनयूजुअल प्लांट एडेप्टेड टू ग्रो इन एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई एनवायरनमेंट। देयर स्टेम हैव डेवलप्ड इनटू ग्रीन फ्लैशी स्ट्रक्चर। दे एक्ट एज रिजर्वायर फॉर वाटर एंड बिकम फोटोसिंथेसिस। कैक्टस तो आपने देखा होगा, ये क्या बता रहा है मैं बता देती हूँ, डायग्राम आपकी बुक में और क्लियरली दिखाई देगा। कैक्टस जो होता है वो ये कौन सा पोर्शन होता है कैक्टस का, यहाँ पे लिखा है स्टेम पार्ट होता है। ये जो कैक्टस हम देख रहे हैं ये स्टेम पोर्शन होता है, जिसके अंदर फ्लैशी होता है, फ्लैशी यानी लिक्विड पोर्शन भरा हुआ होता है। और इस कैक्टस के ऊपर स्पाइंस लगे होते हैं, देखते हो ना आप, कैक्टस को हाथ क्यों नहीं लगाते हो आप, क्योंकि उसके ऊपर स्पाइंस लगे होते हैं, कांटे, जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते, चुभेंगे वो। तो ये जो स्पाइंस होते हैं उनके पीछे का रीज़न है, स्पाइंस इसलिए होते हैं ताकि इनसे पानी बाहर नहीं निकले। आपको पता है हर ग्रीन लीफ के ऊपर, हर ग्रीन चीज़ के ऊपर स्टोमेटा होते हैं।
स्टोमेटा जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकाल देते हैं। तो एक्स्ट्रा पानी को बाहर नहीं निकालने के लिए ये कैक्टस अपने ऊपर क्या उगा देता है, कांटे उगा देता है, स्पाइंस, ताकि एक्स्ट्रा वाटर का यहाँ पर लॉस नहीं हो, इसलिए इसके ऊपर कांटे होते हैं। क्यों? क्योंकि कैक्टस ऐसा क्यों करता है, सारे प्लांट्स को अपने ऊपर स्पाइंस लगा देने चाहिए। कैक्टस को लगाने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कैक्टस डेजर्ट एरिया में ग्रो करता है। डेजर्ट दैट मीन्स रेगिस्तान। तो क्योंकि कैक्टस रेगिस्तान में ग्रो करता है तो वहाँ तो पानी की अवेलेबिलिटी बहुत रेयर होती है, बहुत पानी कम होता है, कम पानी में इसको सर्वाइव करना होता है, इसलिए ये अपने ऊपर स्पाइंस लगा देता है ताकि एक्स्ट्रा पानी का लॉस ना हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखो लिख रखा है बिकम फोटोसिंथेसिस, द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। आप समझ लो कि कैक्टस के ऊपर जो स्पाइंस है वो उसकी लीव्स है और कैक्टस का जो पोर्शन है वो आपका क्या है, स्टेम। एंड इनटू स्पाइंस टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन दैट मीन्स लॉस ऑफ वाटर, लीफ की सरफेस से पानी का बाहर निकलना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। यानी ट्रांसपीरेशन की रेट को रोकने के लिए कैक्टस अपने ऊपर क्या उगा देता है, स्पाइंस। और वो स्पाइंस किसका मॉडिफिकेशन रूप है, तो वो है लीफ का। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे जिसमें ये एक्टिविटी और बाकी चीज़ें क्लियर कर देंगे। तब तक आप पढ़ के आना। थैंक यू। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने मृतजीवी के बारे में पढ़ा था। इस लेसन में हम सहजीवी संबंध के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना आवास पोषक तत्व एक दूसरे के साथ में बांटते हैं, यानी कि एक दूसरे की मदद करते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। इस परिभाषा को आप याद कर लेना। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास और पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, ऐसे जीव को हम सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने कवक और शैवाल, है ना, कवक और शैवाल, इनका संबंध कैसा है देखो आपने। कुछ कवक ऐसे होते हैं जो वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करता है। कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, वृक्ष क्या करता है, उनको कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल और पोषक के अवशोषण में सहायता मिलती है। तो वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है, सहजीवी संबंध। आगे देखो आपने लाइकेन, लाइकेन में दो भागीदारी होती है, एक तो कवक की और दूसरी शैवाल की। कवक और शैवाल, अब देखो इसमें क्या होता है, शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण वह प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन स्वयं बनाता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को, अब कवक शैवाल को क्या प्रदान कर रहा है, कवक शैवाल को रहने का स्थान यानी कि आवास, जल, पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा कवक को खाद्य की पूर्ति करता है, ठीक है ना, खाद्य देता है। अब देखो आपने मृदा, मृदा का मतलब होता है मिट्टी। किसान लोग जो होते हैं मिट्टी के अंदर फसल उगाते हैं। अब आपने देखा होगा कि किसान लोग खाद और उर्वरक भी देते हैं। कारण क्या है कि जब पादप उगता है तो मृदा के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, जिसे मतलब कुछ जो पोषक तत्व होते हैं जो पादप ग्रहण कर लेता है, तो किसान ग्रहण कर लेता है, जिससे क्या मृदा के अंदर उसकी कमी हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। उस कमी को दूर करने के लिए किसान खाद डालता है, खाद और उर्वरक, जिससे नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व जो होते हैं वापस मिट्टी में मिल जाते हैं, इनकी कमी को पूरा कर लेते हैं। जैसे मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में, यानी कि इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए भूमि में खाद और उर्वरक मिलाने की आवश्यकता होती है। अच्छा, यदि हमें पादप के पोषक की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि इनके स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों में नाइट्रोजन बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, है ना, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन का उपयोग आवश्यकता होती है। पादप को प्रोटीन बनाने के लिए
किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन। हम जानते हैं कि वायुमंडल के अंदर सबसे अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस उपलब्ध है 78%। फिर भी यह हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, यानी कि कह सकते हैं फसल कटाई के बाद में मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। जब फसल का होती है ना, उसकी कटाई के बाद में मृदा यानी कि मिट्टी में किसकी कमी हो जाती है? नाइट्रोजन की। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में, हम जानते हैं कि वायु के अंदर नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होता है। पादप उसका उपयोग डायरेक्ट नहीं कर सकता है। जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, पौधे नाइट्रोजन का विलय के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, कुछ जीवाणु जो राइजोबियम सूक्ष्म जीव होते हैं ना, राइजोबियम, वह क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को विलय में, यानी कि नाइट्रोजन को विलय रूप में ही अवशोषित करते हैं, यानी कि वायुमंडल नाइट्रोजन का विलय पदार्थ में परिवर्तित कर देते। परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। राइजोबियम कहाँ रहते हैं? चना, मटर, मूंग, सेब या अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते तथा उन्हें नाइट्रोजन की पूर्ति करते। अधिकतर जो दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है, इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास खाद्य प्रदान करते। अतः इनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसान के लिए विशेष महत्व है। ये सहजीवी संबंध है। अच्छा, विशेष महत्व, दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसान को दालों की फसल के लिए नाइट्रोजन की मतलब उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वैसे ही वो दालों की जड़ों के अंदर राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेते हैं। यदि नहीं दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती। दाल की फसल एक बार उगा लिया तो अगली फसल के लिए भी आपको उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, ये पूरा लेसन आपके यहाँ एंड हो रहा है। इस लेसन में हमने क्या देखा? इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषक प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी, मृतजीवी एक दूसरे पादप से पोषण प्राप्त करते हैं तथा सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादपों और अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं। अतः उन्हें विषम पोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। और इस प्रकार से हमने देखा कि पादप प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन कैसे ग्रहण कर रहा है और कुछ अन्य विधियों से भी वह अपना भोजन ग्रहण कर रहा है। तो आप लोगों को आज इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करने हैं और एक बार इसकी रीडिंग भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।